मैं हूं शिवम। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में इस वक्त काफी बदलाव हो रहा है। बदलाव की वजह एकदम साफ है। वजह है 24 का चुनाव। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। पहले एक यात्रा शुरू होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। राहुल गांधी उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। इसके जरिए कांग्रेस ने एक माहौल बनाने की कोशिश की, अध्यक्ष पद के चुनाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखाने की कोशिश की और अब जो एक दलित कार्ड खेला है कांग्रेस ने, इससे यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि 24 के चुनाव में कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ेगी। यह बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव है कांग्रेस के लिए और चुनौती उनके सामने है भारतीय जनता पार्टी की मजबूत मशीनरी से लड़ने की। उत्तर प्रदेश में बड़ा एक फेरबदल हुआ कांग्रेस में और यह फेरबदल इस रूप में भी इसको देखा जाना चाहिए कि इसमें दलित चेहरे को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका दिया गया। बृजलाल खाबरी को कमान सौंपी है कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की और अलग अलग प्रांत के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहां के जातीय गठजोड़ को ध्यान में रखते हुए, वहां की एक परिस्थिति जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए, वोटों के गणित को ध्यान में रखते हुए यह दिखा रहा है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को 6 हिस्सों में डिवाइड किया है और हर हिस्से की जिम्मेदारी अलग आदमी को दी है और एक केंद्र में एक आदमी को रखा गया है और वो चेहरा दलित है। कुछ इसी तरह की व्यवस्था राष्ट्रीय राजनीति में भी कांग्रेस लाने की कोशिश कर रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार हो सकता है कि कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए नजर आए। अध्यक्ष पद की रेस में वो आगे हैं। हालांकि शशि थरूर का भी नाम चल रहा है, लेकिन सभी जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी। यानी एक सबसे बड़े सूबे के अध्यक्ष के लिए दलित चेहरे को आगे लाना, देश में राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व के लिए, कांग्रेस के नेतृत्व के लिए एक दलित चेहरे को आगे लाना, यह स्पष्ट कर रहा है कि कांग्रेस ये समझ रही है कि जो उसका पुराना आधार है जीत का, उसको वापस लाए बगैर 24 में जीत हासिल नहीं की जा सकती। 24 का गणित एकदम स्पष्ट है, उसको लेकर बहुत सारे आकलन हो चुके हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस बैक टू दलित क्या वाकई में वर्क करेगा, क्योंकि पिछले 3-4 दशकों में बहुत सारा पानी गंगा में बह चुका है और इन 3-4 दशकों में कांग्रेस बहुत कमजोर हुई है, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। इन 4 दशकों में, 3 दशकों में जो बदलाव देखने को मिला, उससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि अलग अलग जातियों के कई सारे नेता उभरे जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बनाई और उन्होंने क्लस्टर में जातियों को डिवाइड कर दिया। आज की जो स्थिति है वो ये है कि दलित वोट पर कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि एक मुश्त ये वोट उनको मिल रहा है। मायावती इसको लेकर एक लंबा अभियान उन्होंने चलाया। काशीराम से लेके मायावती तक दलित वोट को लेकर खूब सिरफुटौवल हुई, खूब लड़ाई हुई, खूब इसको लेकर चीजें की गई और आखिर में यह हुआ भी कि मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी इस वोट बेस के जरिए और पूरे देश में इस वोट बैंक ने मायावती को एक मजबूत आधार दिया। लेकिन समय के साथ मायावती कमजोर होती चली गई और आज की तारीख में दलित वोट बैंक का कोई माई बाप नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कुछ लोक लुभावन और वेलफेयर स्कीम के जरिए इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने का प्रयास किया है और पिछले चुनाव के नतीजों का अगर आप आकलन करें तो उसमें उसको कामयाबी भी मिली है। कांग्रेस इस दिशा में बहुत कुछ ज्यादा करती हुई नजर नहीं आई, लेकिन अगर पिछले 1-2 महीने का आप अगर कांग्रेस के कामकाज का आकलन करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कांग्रेस ने दलितों के वोट को किस तरह से हासिल किया जा सकता है, इसको लेके बहुत सारा होमवर्क किया और उसका असर दिख रहा है। हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस डिबेट में। एक खास कार्यक्रम जो मैं कर रहा हूं, कांग्रेस बैक टू दलित, इसमें यह समझने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में दलितों को दलित चेहरा आगे करके कांग्रेस अपने खेमे में ला सकती है, वो भरोसा जीत सकती है, वो भावनाएं दलितों के भीतर पैदा की जा सकती हैं जो धीरे धीरे करके किसी और के लिए उनकी जगह बन गई। हालांकि इसको लेके भारतीय जनता पार्टी भी बहुत गंभीर है और वो इसको लेकर एक अलग तरीके का काम कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणविजय जुड़ेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट दिलीप अग्नोत्री जुड़ेंगे, हमारे साथ सोनेलाल गौतम जुड़ेंगे जो दलित चिंतक हैं और राष्ट्रीय संयोजक हैं भारतीय स्वतंत्र संघर्ष मोर्चा के। हमारे साथ कार्यकारी संपादक हमारे शांतनु त्रिपाठी भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है
और ये कार्यक्रम इसलिए भी है क्योंकि आज जो लिस्ट आई, ब्रजलाल खाबरी को अध्यक्ष बनाया गया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अजय राय को भी जिम्मेदारी सौंपी गई, 6 प्रांतीय अध्यक्ष घोषित किए गए। मैं अगर बताऊं तो उसमें अजय राय, नकुल दुबे, बीरेन्द्र चौधरी, योगेश दीक्षित, अनिल यादव जो कि इटावा से हैं, उनका नाम शामिल है। बुंदेलखंड के खांटी नेता हैं ब्रजलाल खाबरी और उनका जो राजनीतिक कद है उस पूरे इलाके में, वो ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी लड़ाई से, अपने संघर्षों से वो जगह बनाई है। बसपा में थे, बसपा से कांग्रेस में आए, और इस जो पूरी लिस्ट को अगर आप गौर करेंगे तो इसमें कई सारे नेता, 3-4 नेता ऐसे हैं जो बसपा से कांग्रेस में आए हैं। यानी जो दलित वोट है उस पर कांग्रेस की नजर है। शांतनु जी, ये जो डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में, अगर हम इसको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समझें या फिर राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में समझें, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि एक बहुत चुनौती तो है कांग्रेस के सामने कि वो कैसे इस वोट बैंक को अपने पाले में लाए? देखिए शिवम जी, दरअसल दलित वोट बैंक जो है वो बेसिकली कांग्रेस का ही कोर वोटर था। दलित जो रहा है वो हमेशा कांग्रेस का कोर वोटर रहा और वो शिफ्ट हो गया दलों में। जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ तो बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस का वोट वहां से काट लिया। और अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी भी उस दिशा में काम करा, भारतीय जनता पार्टी ने। तो दलितों में कुछ जातियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई, लेकिन अभी भी एक और बसपा का अवसान जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है उसको देख रही कांग्रेस लॉन्ग टर्म में। और कांग्रेस अब अपना जो कोर वोटर था उसको वापस ग्रैब करने की कोशिश में आई है और उसी कड़ी में ये इस तरीके की ब्रजलाल खाबरी को कमान दी गई है। और केंद्र में भी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लगभग तय नजर आ रहा है। तो कुल मिला के ये है कि दलित वोट बैंक को वापस शिफ्ट करने के लिए कांग्रेस की पूरी कवायद है। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ अंश जो है वो जरूर वोट बैंक शिफ्ट होगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से उनका कोर वोटर जो है वो टूटकर अन्य दलों में जाने को तैयार है और जा भी चुका है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है उसको, जो वोटर अभी इंटैक्ट है बहुजन समाज पार्टी में, उसके पास कई तरीके से विकल्पहीनता की भी स्थिति है। और कांग्रेस दलित चेहरों को आगे करके उस अपने पुराने वोटर को वापस शिफ्ट कर सकती है। हाँ। रणविजय जी, ये स्वागत है आपका। ये जो परिस्थिति बनती हुई आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि 24 के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से गोटियां सेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने पदयात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, राहुल गांधी वहां पर एक लाव लश्कर के साथ कांग्रेस के अपनी यात्रा कर रहे हैं। 2 राज्यों में उनको रेस्पॉन्स ठीक ठाक मिल रहा है, जैसा कि कांग्रेस के पोर्टल्स पे और कांग्रेस के जो तमाम हैंडल हैं उन पर दिखता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक दलित को अध्यक्ष पद की कमान देना, उत्तर प्रदेश को 6 हिस्सों में बांटकर 6 अलग अलग अध्यक्ष नियुक्त करना उनके साथ के लिए, और केंद्र में भी एक दलित चेहरे को अध्यक्ष पद की भूमिका में लाना, क्या ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? क्या इसको मास्टर स्ट्रोक कहना चाहिए या जल्दबाजी होगी? केवल उसको पद दे देने से उसको मास्टर स्ट्रोक नहीं माना जा सकता। मेरा इस पर एक धारणा है जी, एक सकारात्मक कोशिश है। जैसे हमारे वक्ता ने ये कहा कि बीएसपी कमजोर है, और बीएसपी के कमजोरी के नाते हर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सब कोशिश कर रहे हैं उसके वोट बैंक में शेड लगाने की। कांग्रेस को जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो उसको 6% का वोट मिला था वो भी घट के 2% के करीब आ गया। अब उसे नए सिरे से इकट्ठा करना है। बुंदेलखंड में आपको पता है कि बुंदेलखंड में बीजेपी ने अपना आधार बहुत मजबूत कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल।
और बुंदेलखंड में इनका सबसे बड़ा एसिड टेस्ट है। अगर ये वहां कैसे क्या करते हैं, बीजेपी के पास कहने के लिए क्या लाभ उसका डायरेक्ट उसके पास है कि 10 किलो अनाज दे रही है, और भी ड्राइव करने का हो रहा है। इधर समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद जो है वो अपने को दलित वोट की तरफ मोड़ा है। ऐसे में कांग्रेस अपने इस परंपरागत वोट को पाने के लिए अब उसको इससे अलग हट करके क्या कोशिश करेगी और किस तरह से उनके अंदर ये विश्वास पैदा करेगी कि बीएसपी जिसको आपने अपना सब कुछ माना, वो तो बीजेपी की ही बी टीम बन करके उसके हित के लिए काम कर रही है। आपका हित ये इससे बाधित हो रहा है। अगर ये मतदाताओं को समझाने में सफल हो जाए तब तो उनको कुछ कन्वर्जन हो सकता है, क्योंकि उधर 5 किलो अनाज है, सरकार ने 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया। लेकिन जो राजनीति के समझदार लोग हैं या जो लोग मानते हैं कि 24 मोदी जी के लिए बहुत वो है और बीजेपी के लिए भी है, तो वो ये मानते हैं कि चुनाव तक इसको जारी रखना चाहते हैं। अब वो ये अभी इसका कोई आधिकारिक वो नहीं है, लेकिन एक ऐसी संभावना अब ये लगने लगी है कि ऐसा हो सकता है। अच्छा। तब उसके अगेंस्ट कैसे रणनीति बनाती है कांग्रेस का माहौल पदयात्रा से जरूर सकारात्मक हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे को का ऑलमोस्ट बनना लगभग तय सा ही है। तो उसको अगर कर्नाटक का जो 6 महीने के बाद वहां चुनाव है, बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस वहां रीबैक कर लेती है, तो उसके पास एक आत्मबल बढ़ेगा जो उसे हिमाचल और राजस्थान और गुजरात इन राज्यों में उसको ताकत देगा कि वो अपने पुराने वोटों को भी लाए। क्योंकि आप देखे होंगे कल शशि थरूर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम 14 और 19 में वो मतदाता जो हमारे थे और छिटक कर बीजेपी के साथ चले गए हैं, हम आए तो हमारा एजेंडा होगा कि उनको कैसे वापस लाए। यही थिंकिंग कांग्रेस हाईकमान की भी रही होगी कि इस वोट को हमको पाना पड़ेगा, क्योंकि जो धर्म की राजनीति है, जिससे जो ये सांप्रदायिक तनाव है और महंगाई सहित बेरोजगारी और आर्थिक व्यवस्था का चौपट होना, ये जो मोह भंग का और एक अनिश्चितता का वातावरण मध्यम वर्ग, सवर्णों, अगड़ी जातियों में जो एक बना है, कुछ मोह भंग हुआ है और लोग जो धर्म के नाम पर पागल हो रहे थे वो भी कुछ कम हुआ है कि ये जो है इससे जो है न उनको रोजगार मिलने वाला है, न देश की अर्थव्यवस्था सुधरने वाली है, न महंगाई रुकने वाली है। तो कुछ उसका जो एक आंधी सी थी वो थमती हुई नजर आ रही है। इसलिए एक स्पेस जो है, जो उससे जो खाली हो रहा है, कांग्रेस उसको चाहती है कि हम किन्हीं न किन्हीं कारण तरह से भर लें, ताकि हमको 24 के चुनाव में जो हमारा वोट बैंक है का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाए। और यूपी उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कांग्रेस अगर यूपी में कुछ अच्छा करती है तो 24 के चुनाव में निश्चित तौर पर उसके लिए एक अविस्मरणीय सफलता के तौर पर दिखेगा। अब ये कोशिश है, लेकिन उसको केवल 6 भागों में बांट देने से और क्षेत्रीय अध्यक्ष रख देने ये आप कह रहे हैं कि ठीक है, इससे क्या परिवर्तन होगा ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन कोशिश करती हुई दिख रही है कांग्रेस, जो अभी तक नहीं दिख रही थी। हाँ, अब कांग्रेस ने है
जो वो कुछ भी सोचती रही हो कागजों पर, वो जरा सामने आता हुआ दिख रहा। हाँ, उस पे एनालिसिस करने का, उस पे टिप्पणी करने का मौका। हाँ, दिलीप जी, ये एक परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में, चाहे वो विधानसभा के अलग अलग राज्यों के इलेक्शन रहे हो या फिर वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ठाक तादाद में इन वोटों में सेंध लगाई है, जो अभी तक एक मुश्त कह सकते हैं आप बसपा के खाते में जाते थे या उससे पहले कांग्रेस के खाते में जाते थे। और उसमें वो तमाम योजनाएं एक मददगार साबित हुई सरकार की, जो इस वर्ग को टारगेट करके बनाई गई, जो वेलफेयर स्कीम थी, जिसका जिक्र अभी रणविजय जी भी कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो कोशिश करती हुई दिख रही है कांग्रेस, क्या आपको लग रहा है कि 24 आते आते ये महसूस हो पाएगा इस कोशिश से कि विपक्ष भी है, जो अभी तक कहा जा रहा है, एक परसेप्शन बना है, एक धारणा बनी है चारों तरफ कि भाई विपक्ष तो दिखाई नहीं देता, क्या इससे विपक्ष दिखना शुरू होगा? जी देखिए, ये जो कुछ चेहरे लाकर उनको पद दे देना कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं या उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुआ, इनके आधार पे पूरा मतदाता एक वर्ग विशेष का, एक जात समूह का पक्ष में हो जाएगा। और अगर ये कोशिश है तो मैं समझता हूँ कि ये कोशिश नहीं है और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों? पहली बात जो आपने कहा कोशिश करती दिख रही है, मैं इस पे कहना चाहूंगा कि कोशिश तो इससे पहले बहुत ज्यादा होती हुई दिखी थी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक समय था जब 5 साल से ज्यादा समय तक पूरी ऊर्जा उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने लगाई। उसके बाद जो पिछला चुनाव देखा, उसके पहले से पूरी कोशिश करके प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश को देख लिया और कोई सीट कम होने की जगह कम हो गई। ये जो राजनीति है, जो मैं शुरू में कह रहा था कि आप कुछ दलित चेहरे ले आइए, उनको पद दे दीजिए और मान लीजिए कि दलित उससे जुड़ जाएगा, ये राजनीति बहुत पुरानी पड़ चुकी है। और मुझे लग रहा है कि आज का जो विपक्ष है, उसी परंपरागत राजनीति जो जमीन पे अपना महत्व खो चुकी है पूरी तरह, उस पे प्रयोग करते विपक्ष दिख रहा है। और इस आधार पर वो चाहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे, तो इस पे मुझको संशय है। अच्छा। अब जैसे अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अंबेडकर की बात कर रहे हैं और संविधान बचाए उनके कार्यकर्ता, तो क्या इस पर कोई विश्वास करेगा? तो एक चेहरा ले आने से कुछ नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तर प्रदेश, पूरे के पूरे उत्तर भारत में कौन वोट देने वाला है उनके नाम पर? और जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने नया अध्यक्ष बनाया है, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पहली बार इनका नाम सुनाई दे रहा है। और इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या है, पहले बसपा थे, आपने इससे ही हमें पता चला। तो इनके आधार पे मान लेना कि ये दलित वोट इनके पक्ष में आ जाएगा, कहीं कुछ नहीं, कहीं इनका संगठन उत्तर प्रदेश। तो ये दलित वोट कहां जाएगा, आपको क्या लग रहा है? जी मैं वहीं आ रहा था। मैं कह रहा था कि केवल चेहरे से काम नहीं होगा। पहले जगजीवन राम जी कई दशक तक कांग्रेस में चेहरा बनते थे, वो राजनीति चल रही थी। आज वो राजनीति नहीं है। आज उस पे काम जो कर रहा है उस पे विश्वसनीयता होगी। तो जैसे अभी फ्री राशन की बात हो रही थी, दूसरी बात जैसे भीमराव अम्बेडकर जी के 5 जो उनके स्थान थे, उनकी स्मृति से जुड़े हुए, जिनको पंच तीर्थ कहा गया, तो उनका उद्धार किस दौरान हुआ, किस अवध में हुआ? और उनके निधन के बाद से कितनी सरकारें रहीं? कांग्रेस ने सबसे अधिक समय तक काम किया, बसपा उस पूरे बहुमत से सरकार चला रही थी और वो यूपीए सरकार को समर्थन भी कर रहे थे। लेकिन उनपे इन दलितों के आज जो चेहरे दिखा रहे हैं, इनमें से किसी ने उस पर काम नहीं किया। तो पंच तीर्थों का जो निर्माण है दलितों का, वो किस दौरान हुआ? या जो सरकार की योजनाएं हैं उससे कितना लाभ वंचित वर्ग को, गरीब वर्ग को और दलित वर्ग को मिल रहा है, ये देखने की बात है। जो आप कह रहे थे वोट, आपने कहा कि बीजेपी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है, मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई दिख रही है वो ये है कि वो वोट बैंक जो गया है। अगर चेहरे की बात करें तो आज भी दलित चेहरे के रूप में मायावती से बड़ा उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है। उनकी एक हद तक विश्वसनीयता भी है, उनको ये कोई नहीं समझा सकता कि वो बीजेपी की बी टीम है। नहीं, लेकिन उनका वोट बैंक कम हो रहा है ना सर, लगातार। जी
हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि उनका भी वोट बैंक उस तरफ गया जिसको दलितों ने माना कि वो कुछ हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो काम के आधार, यानी आपका कहना है कि मौजूदा के आधार पर नहीं। ओके। शांतनु जी, ये बहुत एक बड़ी बात कही दिलीप जी ने कि ये जो वोटों की शिफ्टिंग है, इसका एक तरीका होता है और पॉलिटिक्स में इस तरीके को समझने वाला ही हमेशा विनर होता है। अब दलित वोट अगर उस पर हम बात कर रहे हैं तो जो उत्तर प्रदेश में 20-22% के आसपास मेरे ख्याल से है और राष्ट्रीय लेवल पे 16% के आसपास है, ऊपर नीचे हो सकते हैं आंकड़े, लेकिन इस वोट बैंक की शिफ्टिंग का गणित बहुत स्पष्ट तौर पर दिलीप जी ने बताया कि मायावती के ऊपर से जब भरोसा हटा, खासकर गैर जाटव दलित वोटों का, तो वो शिफ्ट होने लगे दूसरी तरफ जो उनके बारे में बात कर रहे थे। मैं इस वोटों की शिफ्टिंग को समझना चाहता हूं, उसके बाद फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। देखिए शिवम जी, जो दिलीप जी ने कहा कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो उससे अट्रैक्ट होके जो दलित वोटर है वो बीजेपी की ओर उसने रुख किया, तो वो फ्लोटिंग वोटर है, ये बात समझनी होगी। वो स्थिर वोटर नहीं है, और वो स्थिर था मायावती के साथ, लेकिन अब वो स्थिर वोटर नहीं है। अगर उसको वो लाभ नहीं मिलेंगे, वो समुचित लाभ नहीं मिलेंगे, तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो कांग्रेस में ही शिफ्ट होगा, हो सकता है वो कोई और विकल्प चुने। तो उस पर एक निष्कर्ष ये नहीं निकाला जा सकता है कि जो आज साथ है वो कल भी साथ रहेगा। और इसमें और सिर्फ दलितों की बात नहीं है, बहुत सारी जातियां हैं जिसमें फ्लोटिंग वोटर होता है, और वो बहुत निर्णायक होता है किसी भी चुनाव में। 2-3% वोटर के स्विंग से सरकारें बदल जाती हैं। 2007 में मायावती की जब सरकार आई थी तो लगभग 2.5% का वोटर स्विंग था। 2012 में जब अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आई तब भी लगभग 3% का वोट स्विंग था। तो जब 2 से 3% वोटर के स्विंग से सरकारें बदल जाती हैं और सरकारें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ जाती हैं, तो ये बहुत अहम फैक्टर होगा कि अगर कांग्रेस कुछ भी रीगेन करती है, 1%, 1.5%, आधा % भी, तो वो उसके लिए सरप्लस ही होगा। नहीं, लेकिन दिलीप जी क्योंकि इस बात को एकदम खारिज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप चेहरा बदल दे रहे हैं, चेहरा बदलने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि चेहरे की पॉलिटिक्स अब नहीं चल रही है। ये होना है कि जिसको आप जहां पर हित दिख रहा है वोटर को, वहां पर वो जा रहा है। तो ये चेहरा लाके कांग्रेस जो कार्ड, क्योंकि कांग्रेस के पास मेरे ख्याल से अभी यही एक काम है जो वो चेहरा दिखा सकती है, बता सकती है दलितों को। देखिए शिवम जी, कांग्रेस ने जो आज जो किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तो मानना पड़ेगा ना कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली की सीढ़ी तय करता है। तो उसमें कांग्रेस ने जो आज प्रांतीय अध्यक्ष बनाए हैं अलग अलग जातियों से, वो एक इक्वेशन साधने की कोशिश करी है, और कांग्रेस भी उसी पैटर्न पे आई है जिस पे बीजेपी चलती रही है। प्रांतीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष, ये कंसेप्ट बीजेपी से एडॉप्ट किया है कांग्रेस ने। हाँ। और अब वो बूथ स्तर पर भी मुझे लगता है कि वो उसको एडॉप्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, जिसका हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत लाभ मिले। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, उसके बाद चूंकि हम लोग अपने हिसाब से चीजें देख रहे हैं, तो अब एक दलित चिंतक हैं छेदी खोटे जी, वो ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये समझना वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। इस आधे घंटे में से हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज ये तो समझ में आती है कि वोटों के स्विंग का गणित भी एक होता है पॉलिटिक्स में, और इस गणित को जो समझ लेता है वो कामयाब होता है। कांग्रेस अगर इस गणित को समझ गई है, क्योंकि कांग्रेस जिस वोट बैंक को अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रही है वो एक जमाने में उसके खेमे में ही था, लेकिन वो धीरे धीरे करके छिटकता रहा, वो किसी दूसरे की सरपरस्ती में चला गया। और आज कांग्रेस को जरूरत है एक बेस मजबूत वोट बैंक की, और दलित के रूप में, दलित वोट बैंक के रूप में उसको दिख रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी सुनो है,
जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात दलित वोट बैंक की हो रही है। क्या कांग्रेस में ये वोट बैंक लौटेगा और क्या कांग्रेस जो प्लान बनाकर आई है उससे उसको फायदा होने वाला है? क्या वाकई में वो दलित वोट बैंक को अपने खेमे में खींच पाएगी? ये एक प्रश्न है। हमारे साथ दलित चिंतक हैं छेदी खोटे जी, वो जुड़ गए हैं। छेदी जी, आपका स्वागत है। हम कोशिश कर रहे थे काफ़ी वक्त से, कि काफ़ी देर से, कि कोई ऐसा भी आए जो ये बता पाए कि दलितों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हम अपने अपने स्तर पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दिलीप जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी बताया कि किस हिसाब से चीज़ें पिछले एक दशक में मूव हुई हैं, वोट बैंक मूव हुआ है। रणविजय जी ने भी अपने हिसाब से एक एनालिसिस किया, शांतनु जी ने भी किया। लेकिन आप चूंकि उस वर्ग से आते हैं और आपने उस वर्ग के लिए उस दिशा में काफ़ी काम किया है, आपने चीज़ों को बदलते हुए देखा है, अलग अलग तरह से लोगों को आपने एनालिसिस किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, क्योंकि एक बहुत मजबूत वोट बैंक है ये, और जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, आपको क्या लग रहा है कि वो इस तरह की हैं कि उससे किसी एक पार्टी विशेष को फायदा होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस समय दलित एक मजबूत पार्टी की तलाश में हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कोई भी हो सकती है। बसपा से थोड़ा सा मन खट्टा हुआ है, मुझे लग रहा है ऐसा। छेदी जी। जी जी बताइए, आवाज। जी छेदी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज। जी हाँ, मैंने जो सवाल किया, क्या मन खट्टा हुआ है बसपा से दलितों का, और वो जो कांग्रेस की कोशिश है उसको पसंद कर रहे हैं, या फिर क्या मन में चल रहा है इस समय दलितों के? मैं ये जानना चाहता हूं, एक छोटा सा सवाल। जी जी, सबसे पहले तो आपने अपने चैनल पर मुझे अपनी बात रखने के लिए अवसर दिया, मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं जी। और जो आपने सवाल किया है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी से दलित वोटर है वो क्या नाराज हो रहा है और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये बात इसलिए सही नहीं कही जा सकती है क्योंकि बीएस कैडर वाइज पार्टी, कैडर और कैडर का जो वोट होता है तो उसको पता होता है कि जो उनकी विचारधारा के आधार पर वो अपना विकल्प तलाशते। कांग्रेस से उनका विकल्प नहीं हो सकता है क्योंकि कांग्रेस को बनाने वाले और कांग्रेस को चलाने वाले सारे के सारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो दुश्मन थे, जो विरोध में काम करते थे, वो लोग हैं। जैसे कि एक दो नाम आपको लेकर बताते हैं, जैसे चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, तिलक, इन लोगों ने कांग्रेस बनाई। ये सारे एक ही जाति के लोग। मैं जाति की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश नहीं है। भारत में 100% जातियां हैं और ये जाति प्रधान देश। छेदी जी देखिए, कांग्रेस तो सबने बनाई, उसमें तो उस समय तो बाबा साहब और सब लोग मिलकर देश की आजादी के लिए ही काम कर रहे थे ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक आदमी ने कांग्रेस बनाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस ब्राह्मणों के अलावा जो उनके फाउंडर तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी पे भी लागू होती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में क्यों जा रहे हैं दलित? भारतीय जनता पार्टी को भी बनाने वाले ब्राह्मण लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, तो दलित अब उनको वोट दे रहे हैं ना। दरअसल मुद्दा ये है कि जिस दिन इस देश में ईवीएम से चुनाव बंद होगा उस दिन आप
बीजेपी भी साफ हो जाएगी और कांग्रेस का तो लोगों को पता चल गया है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। तो किसको फिर वोट देंगे, किसको वोट देंगे? अभी सामने बहुजन मुक्ति पार्टी उनके पास विकल्प के तौर पर है, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी में सिख, जैन, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाइयों की लड़ाई बड़े पैमाने पे लड़ रही है। और एक संगठन है जिसका नाम बामसेफ है। अभी बामसेफ संगठन 6 अक्टूबर 2022 को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम करने जा रहा है, जो बातें बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन जो मैनेस्टिंग मीडिया है, जो गोदी तो आप ये कह रहे हैं कि बसपा के इतर भी आप एक नए तरह से दलित सोच रहे हैं कि एक नया विकल्प बनाया जाए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल एक बनाया, लेकिन क्या नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये चीज बहुत कारगर होगी। रणवीर जी, क्या आपको लगता है जो छेदी खोटे जी कह रहे हैं, क्या ये बात व्यवहारिक लगती है आपको? बाम से ऐसा नहीं है कि बाम आज से है, लंबे समय से वो दलितों के लिए काम कर रहे हैं। जी दलित, जी 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 पहले से है। अब ये चिंतक हैं दलित के, तो अब ये बोल रहे हैं तो मैं करेक्शन करके, एक जब हम लोगों ने राजनीति में पांव रखे और काशीराम के इस समय से ही हम लोग बामसेफ को सुनते आए हैं, उसकी गतिविधियों को देखते रहे हैं जो काशीराम के साथ रहा थी। और लेकिन सवाल जो है वो ये बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं वो खुद ही एक किताबी बात ऐसी कर रहे हैं कि जो व्यवहारिक नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि आप चाहे कल्याणकारी योजनाओं को कहिए, कल्याणकारी योजना क्या है? एक तरह से ब्राइब करना है। आप चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो कोई इनका रणविजय जी अभी मैं एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी दिलीप जी ने कहा कि ये जो ये दलित वोट बैंक को लेकर जो खींचतान मची हुई है, अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग किया, असफल रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कुछ सफल प्रयोग किए हैं, और शांतनु जी भी उस ओर इशारा कर रहे हैं कि फ्लोटिंग वोट का कोई अपना नहीं होता है, वो अपने हिसाब से मूव करता है। लेकिन जो बात दिलीप जी ने जिस ओर इशारा किया, उन्होंने कहा कि भाई दलितों को जो पार्टी काम करते हुए दिख रही है वो उसके पास जाएगा, वो जो चेहरा बदलती हुई दिख रही है उसके पास नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जी, मैं अपनी बात में आपसे कहा ही था कि भाई पद देने से नहीं होगा, बिल्कुल आपको काम करके भरोसा जीतना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपके सामने तर्क रखे कि एक तरफ प्रलोभन के जरिए मतदाताओं उनको रिझाया जा रहा है, अपने पक्ष में किया जा रहा है। एक तरफ एक आइडियोलॉजी पर जो एकत्रित करने की मायावती ने कोशिश की थी, वो कोशिश उनकी जो है वो जो अब खुद कटघरे में उनको खड़ी कर दी है, और वो अब बीजेपी की बी टीम बन करके काम कर रही है। लेकिन दिलीप जी नहीं, लेकिन रणविजय जी, दिलीप जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कह रहे हैं भाई बी टीम क्या होता है, वो तो अब अपने स्तर पे काम कर ही रही हैं, अब उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, वोट नहीं मिल रहे हैं, वो अलग बात है। वो हमेशा ब्राह्मण और दलित गठजोड़ के साथ उन्होंने सत्ता हासिल की। मायावती ने अपने को केंद्रित कर लिया है एक कवच के भीतर बचने के लिए, क्योंकि वो भी चाहे ईडी है, सीबीआई का केस है, उससे वो भी डरी हुई हैं, जैसे और नेता लोग डरे हुए हैं, और जो बोलता है उसका मुंह बंद हो जाता है। हकीकत ये है। अच्छा। हकीकत जो आपकी चिंता है, आपका जो सबसे सवाल है कि ये वोट आज जो है, आपको कहीं से इस मन में लगता है ना कि इस वोट में जो है वो डगमग की स्थिति है, ये जहां पर था वहां से अब ये शिफ्ट हो रहा है। तो क्या ये शिफ्टिंग कांग्रेस की तरफ हो सकती है? मैंने कहा कि कांग्रेस जो चाहे वो जो उसको परमार्जित में आपके प्रवक्ता ने कहा कि भाई वो फ्लोटिंग वोट है, फ्लोटिंग वोट है तो किससे होता है? प्रलोभन से होता है, या जो सामान्य जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और जो
सामाजिक असमानता होती है उसके खिलाफ होता है। तो क्या कांग्रेस ये संदेश इन परिवर्तनों के जरिए अपना कॉन्टेक्ट लेवल इतना करके इसके बीजेपी के सारे जो उसने अपने लिए जो राह बनाई है उसके अगेंस्ट एक दूसरी नई और भरोसेमंद राह दिखा सकती है? अगर ये दिखा सकती है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो तो उनका पुराना घर है। पुराना घर है, ये बड़ी बात है। पुराना घर जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, ये बड़ी बात। दलितों को जो पहला था आधार वोट बैंक तो कांग्रेस का ही था। दिलीप जी, ये जो एक ब्रजलाल खापरी को जिम्मेदारी देकर, मैं जानता हूं कि आप मुस्कुरा रहे हैं और आप क्या जवाब देना चाहते हैं, ये जो ब्रजलाल खापरी को जिम्मेदारी दी गई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने, आपको नहीं लग रहा कि ब्रजलाल खापरी को बड़ी मुश्किल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बड़ी उनको मेहनत करनी पड़ेगी? क्योंकि जो हालत है इस समय कांग्रेस की, वोट प्रतिशत के लिहाज से, सीटों के लिहाज से, संगठन के लिहाज से, वो रसातल में क्या कहिए कि उससे भी नीचे है। और ब्रजलाल खापरी को किस तरह की चुनौतियों से जूझते हुए आप देख रहे हैं, या फिर ये ठीक है कि उतार दिया, एक देख लेते हैं, एक टेस्ट है ये? जब से कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जो लगभग 3 दशक हो रहे हैं, जब तक इनकी स्थिति बहुत खराब है, तब से हम देख रहे हैं कि इनके अध्यक्ष चाहते हैं, वो भी काम चलाऊ समय निकालते रहते हैं, संगठन के नाम पे कुछ मजबूत स्थिति बची नहीं है। मैं अपने भाई की, छोटे भाई की इस बात से सहमत हूं, जैसा उन्होंने कहा फ्लोटिंग वोट है और वो बहुत निर्णायक होता है, बात सही है। लेकिन यहाँ हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये फ्लोटिंग वोट क्या इतना नासमझ है कि वो कुछ देख के उधर चला जाएगा? सवाल में केवल ये राशन पे मत अटकिए। ये राशन तो मानिए कोरोना का पूरी दुनिया तबाह हो गई है, हमारे यहाँ बहुत गरीब हैं, तो ये 2 साल से शुरू हुआ, इस दौरान हुआ, इस कारण मिल रहा है। ये कहना कि बंद होगा तो उतर चले जाएंगे, केवल उससे नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आता है, वो कानून व्यवस्था का होता है। जीवन की रक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, और जो सरकार कानून व्यवस्था पे मुस्तैद होती है और जो दबंगों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने की ताकत और साहस रखती है, वो विषय भी इस फ्लोटिंग वोट के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, राशन को हटा दीजिए, बंद होगा धीरे धीरे, कभी न कभी बंद होगा, बहुत चलने वाला नहीं है। कोरोना के कारण इसका वो हुआ था। तो जो जिन गरीबों ने देखा नहीं होगा जीवन में कि उनकी अगली पीढ़ी भी कोई उनकी छत होगी, तो ऐसे अगर 2.5 करोड़ लोगों को मिलता है छत और 8 करोड़ से आधा लोगों को मिलते हैं शौचालय और उनके चाहे तमाम योजनाओं के लाभ मिल रहे, तो ये स्थायी तत्व है उनके जीवन का। तो ये भी एक सिर्फ राशन नहीं, एक लाभार्थी वर्ग की आप बात कर रहे हैं। लाभार्थी वर्ग जो 19 के इलेक्शन में, 22 के इलेक्शन में इम्पैक्टफुल रहा, आप उसकी बात कर रहे हैं। किस तरफ क्यों ये प्रश्न सबके जेहन में रहेगा, तो वो देखते हैं। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि जो सरकारें काम करेंगी, एक पूर्व वक्ता ने कहा कि धर्म की राजनीति से लोग उब गए हैं, तो ये बात भी एक, तो इसके लिए तो अलग से चर्चा करनी पड़ेगी कि धर्म क्या, तो केवल जो हिंदू उसको सांप्रदायिक मान रहे हैं, ये भी गलत है। समभाव होना चाहिए, ये राजधर्म होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार, बिना भेदभाव के लोगों के बीच हो। और जिस तरह राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल में जो जी दिलीप जी जो कह रहे हैं, उनकी बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं, लेकिन मैंने जैसा पहले भी जिक्र किया है कि वोटर जो इस तरीके का वोटर है वो कभी भी किसी दल के साथ स्थायी नहीं रहता। तो अब ब्रजलाल खाबरी एक चेहरे के रूप में कांग्रेस ने उतारा है, और खास बात यह है कि ब्रजलाल खाबरी स्वयं बीएसपी से आए हैं, और सिर्फ इसको दलित इक्वेशन, दलित को तो केंद्र में रखा ही गया है, लेकिन साथ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि बीएसपी सरकार में मंत्री भी थे, उनको भी प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है। नकुल दुबे जो बीएसपी सरकार में मंत्री थे, उनको भी प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो एक जातिगत संतुलन साधने की कोशिश करी गई है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति विशुद्ध रूप से जाति आधारित राजनीति है, और उसमें ये बात सही है कि इस बार 2022 के इलेक्शन में राशन जो है एक उसने नहीं, वो राशन, वो सारी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लाभार्थी वर्ग है, इसको आप सिर्फ राशन तक महदूद न रखिए।
लाभार्थी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ दिलीप जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी जी, उनका ऑडियो कह रहा हूँ, आपने जो नाम गिनाए है भैया, आपने नाम गिनाए नसीमुद्दीन, उनको ये इन लोगों के, ये लोग अपने चुनाव जीत ले, बड़ी बात होगी। मतलब दिलीप जी कह रहे हैं चुके हुए कारतूस हैं, चुके हुए कारतूस से आप इलेक्शन जीते। आप चेहरे दिखा के इतने लोगों को आप कह दोगे ये राजनीति चली गई है, अब इसका कोई महत्व नहीं है। चेहरे कोई भी होकर काम अच्छा दिख रहा है। अरे चेहरे ये देखिए नहीं दिलीप जी, रुके दिलीप जी, इस बात का मैं आपको उत्तर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आज की डेट में सिर्फ एक चेहरे पे टिकी हुई पूरे देश के अंदर, और उसी के बल पे पूरे चुनाव जीतती है। और दूसरा चेहरा सुन लीजिए दिलीप जी, दूसरा चेहरा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का है, और उस चेहरे के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का चुनाव जीता है, और 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जीता गया है। तो चेहरे की राजनीति पूरे देश में हो रही है, और सिर्फ चेहरे की राजनीति नहीं, चेहरे और जाति की राजनीति हो रही है। और फिर अपनी अपनी ब्रांडिंग और अपनी अपनी इमेज फॉर्मेशन का भी एक महत्व है हर दल में। देखिए, योगी आदित्यनाथ दोबारा जीत कर आए, नरेंद्र मोदी पहली बार जीते तो गुजरात में काम उनका था, उस कारण उस मॉडल। अब गुजरात नहीं दिलीप जी, गुजरात के काम का दो में अलग डिबेट करनी पड़ेगी मुझे। केवल चेहरा गुजरात के काम का बात मत करें। ये झूठा सब प्रचार है। गुजरात क्या है, गुजरात किसने देखा? गुजरात की पूरी हकीकत तो समझनी पड़ेगी ना। ये तो एक विराट सवाल, आपने एक अलग एजेंडा ही खड़ा कर दिया। मैंने कहा जो एक इमेज थी उसको माना गया कि ये एक ईमानदार चेहरा है, वह जो विश्वसनीयता इनकी काम हुई। मैं नहीं कहता रामराज गुजरात में था, है, क्या है, रामराज आज भी नहीं है, लेकिन ये मतदाता तो वही बंदा ईमानदारी से लगा है। छेदी कोटे जी अपने परिवार में लगे हुए, छेदी कोटे जी भाई कह रहे थे आईडी का दर्द है, तो ये देखिए ये कह रहे हैं, ये एक मोटी बात निकल कर आई कि भाई चेहरे की राजनीति तब चलती है जब चेहरे पर विश्वास पैदा हो, लगे कि कोई अपना है, अपना सा है। चाहे वो बाबा साहब की बात हो, दलितों ने उनको अपना माना, अपना सा माना, और उनके साथ वो अभी भी खड़े हैं, उनके नाम की बात है। चाहे वो काशीराम जी हो, उनको अपना माना, मायावती हो, उनका अपना माना। ये चेहरे की पॉलिटिक्स दलितों में, दलित वोट बैंक में चलती रही है, और इस वोट बैंक ने इसको स्वीकार किया है। अब इसी पॉलिटिक्स के सहारे भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि विश्वास उसने जिताया कि भाई ये चेहरा है जो इस वर्ग के लिए काम कर रहा है। अब कांग्रेस उस दिशा में बढ़ना चाहती है। जगजीवन राम से लेके अब नहीं, उस समय बीच में हुआ, उन्होंने उस जमाने में किया, दलित उनके साथ थे, अब उन्होंने एक और प्रयोग किया है। क्या ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि एक नया धड़ा खड़ा होगा और वो दलितों का उद्धार करेगा, ये व्यवहारिक ही नहीं लग रहा है कहीं से? पहली बात तो जो डिबेट चल रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल और केवल दलितों के लिए काम किया है, ये बात सरासर गलत है। नहीं, मैं कौन कह रहा है? हाँ, पूरे देश के नेता कौन कह रहा है? जितने भी लोग डिबेट में अभी हमारे साथी, किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। बाबा साहब को केवल दलितों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सुनिए सर, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, बाबा साहब को आप कहेंगे सीमित, तो मैं नहीं सुनूंगा। वो सबके नेता थे, सबके नेता। महापुरुष एक का नहीं होता, उनको आप कमेटी में, मेरी आपत्ति कोई गलत है। ये कैसे भाई, देश का संविधान बनाया तो एक आदमी के लिए थोड़ा बनाया, एक जाति के लिए थोड़ा बनाया। बस बिल्कुल ठीक है। पूरे भारत देश की बात, अगर संविधान की बात करते हैं तो संविधान में क्या दलित शब्द है? बताइए, आप इतने बड़े टीवी चैनल पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट शब्द है, शेड्यूल कास्ट है ना, तो शेड्यूल कास्ट और जाति जनजाति दोनों शब्द है। अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक, ये वही जनजात हो गया, वही बात दोहरा रहे हो। हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो असंवैधानिक शब्द बोल रहे हैं। पहली बात तो दलित कोई है नहीं भारत में, दलित कोई नहीं है भारत में। शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी लोगों के लिए काम किया, ओबीसी के लिए काम किया। बिल्कुल 76 आर्टिकल उन्होंने लिखा, 76 आर्टिकल जो उन्होंने लिखा वो SC, ST, OBC के समर्थन में लिखा। शायद जानकारी आपको है या नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में एक विचारधारा के आधार पर काम चल रहा है, और वो विचारधारा दो तरह की है। एक RSS चला रही है, दूसरा बामसेफ चला रही है। अगर बामसेफ ने विचारधारा ना चलाई होती,
संगठन विचारधारा के आधार पर ना खड़ा किया होता तो बीएसपी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार ना बना पाती। तो मैं उस विचारधारा के आधार पर जो विरासत है, वो जो विरासत की जो मैं बात कर रहा हूं, चूंकि वामसेप आज भी चल रहा है, 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए आदरणीय वामन मेश्राम साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामसेप के, भारत मुक्ति मोर्चा के, उनके नेतृत्व में 1.5 लाख लोग आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरने जा रहे हैं नागपुर में। ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। तो अभी 2024 तक, 2023 के पहले हम लोग ईवीएम पर बहुत बड़ा भारत बंद करने वाले हैं, बहुत बड़ा भारत बंद होगा। और आप यकीन मानिए, जब ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तभी इस देश में बीजेपी को समाप्त किया जा सकता है। और बीजेपी को समाप्त करने के लिए महागठबंधन बनाना पड़ेगा। गठबंधन नहीं तो गठबंधन में कौन कौन लोग होंगे? उसमें बीजेपी छोड़कर सभी हों। तो बीजेपी को तो छोड़कर यही सभी तो लोग शामिल हों। दिलीप जी, अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, उनको दलित शब्द से आपत्ति है, तो मैं कह रहा हूं SC ST जो वोट बैंक है उसकी उनकी आपत्ति को मैं स्वीकार करता हूं। हालांकि ये बहुत चलन में है, सब कहते हैं। खैर, 75% वोट है। दिलीप जी अब जवाब दीजिए। देखिए, वोट की जरूरत नहीं है। दिलीप जी आप जवाब दीजिए। आप लाभार्थी वर्ग की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो 1.5 लाख लोगों के साथ आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरेंगे। इस पे मुझे अक्टूबर 2022 ये प्रजातंत्र है, शांतिपूर्ण ढंग से कोई घेराव करना तो करता रहे, उस पर मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जनता की, किस नेता की स्वीकारता आम समाज में कितनी है और कौन कितनी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, ये मतदाता समझ रहे हैं। अब जिन लोगों को आप नेता कहते हो, वो इस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने उनको, मेरे शब्द नहीं है, मैं आपके टीवी पर बैठकर डिबेट कर रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने उनको टूल कहा है, एजेंट कहा है, दलाल कहा है। जिन नेताओं की आप बात कर रहे हो, ये सारे के सारे अगर आप पैसे से पैदा किए हुए नेता हैं। ये समाज का प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, ये अपने पार्टी के वफादार लोग हैं। जिस तरह से कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, अरे इस तरह के शब्द नहीं, इस तरह के शब्द नहीं। देखिए, नहीं, इस तरह के शब्द नहीं। SC के नेता उस तरीके का काम कर रहे हैं, समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। नहीं, छेदीलाल, ये कड़वी सच्चाई है। मैं माफी चाहता हूं, प्लीज मेरा आग्रह है, इस तरह के शब्द प्लीज इस्तेमाल ना करें डिबेट में, प्लीज। शांतनु जी, ये जो बात छेदी खोटे जी कह रहे हैं कि भाई एक चीज मैं जरा बोल दूं। हाँ, जो भी जातीय नेता है उसका, चाहे वो लोकसभा से चुना गया हो, चाहे विधानसभाओं से चुना गया हो, उसके निजी संपत्तियों का ग्राफ देख लीजिए और जिस समुदाय का वो नेतृत्व कर रहा है वहां के लोगों को देख लीजिए। तो सारी पार्टियों के साथ इसी तरह का है। जो भी नेता है भाई, जिस सो कार्ड मैं कहता हूं कि चाहे जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो सबसे बड़ा लम्बरदार उत्तर प्रदेश में मायावती जी हैं, आज खामोश क्यों है? अगर उनके पास आय से अधिक संपत्ति अकूत तो नहीं होती, तो छेदी कोटे जी कह रहे हैं कि मायावती अप्रासंगिक हो गई है। वो फायर चरित्र कहाँ चला गया जो जिसके पीछे लोग कायल थे? मान्यवर कांसीराम साहब सीबीआई से नहीं डरते थे, ईडी से नहीं डरते थे, वो किसी से नहीं डरते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक भी रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, बल्कि मायावती डरती हैं। लेकिन शांतनु जी बताइए, पैसों से पहनते। ये जो आप पूरी एक चर्चा है, अब ठीक है, छेदी खोटे जी की तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं, इस तरह के शब्द डिबेट में न बोले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ये जो छेदी खोटे जी जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुझे लग रहा है कि उनका जो एक कहना है, वो ये कहना है कि मौजूदा सरकार SC ST के लिए काम नहीं कर रही, इस वर्ग के लिए काम नहीं कर रही, दलितों के लिए काम नहीं कर रही। और दिलीप जी दूसरी ओर बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दलितों का या किसी का भी जो भरोसा जीतेगा वो 24 में सिकंदर बनेगा। मैं एक पूरा ओवरऑल एनालिसिस आपसे चाहता हूं कि ये जो परिस्थिति कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, या इस तरह के जो नए लोग हैं जो इस वोट बैंक पर अपनी निगाह गड़ाए बैठे हुए हैं, वो कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा सही रणनीति से आपको आगे बढ़ता हुआ कौन दिख रहा है? थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बताएं। देखिए, छेदी कोटे जी ने जो बात कही, अभी उनकी बात में आया कि बीजेपी हटाओ,
बीजेपी हटाने के लिए महागठबंधन करो, तो महागठबंधन में कांग्रेस में के साथ भी गठबंधन करने में भी कोई गुरेज नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है। तो कुल मिला के सिंगल पॉइंट एजेंडा जो है वो बीजेपी को हटाने का है। और बहुजन मुक्ति पार्टी, अभी शायद यही नाम उन्होंने बताया था, एक चर्चा करी थी कोई दूसरे विकल्प की, तो अगर उसका फॉर्मेशन होता है या हो गया है तो जितने भी धड़े होंगे वो फिर बढ़ता जाएगा इनका वोटर, और उनका वोट बैंक जो है वो बिखरेगा, फिर वो स्प्लिट होगा। तो उसको उनका जो एजेंडा है कि बीजेपी हटाओ, वो तो मुझे पूरा होता नहीं दिखता। रणविजय जी, मैं वो कह रहा हूं कि उन्होंने जो सवाल उठा दिया वो एक उनका दूसरी राह ही है। ये वो सवाल यहाँ इस बात का है कि क्या ये जो राजनीतिक दलों के ने जो वोट बैंक को पाने की होड़ में जो परिवर्तन कर रहे हैं वो कितना कामयाब होगा। मेरे समझ से आपका भी यही मंशा है, हाँ, यही जानना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि भाई आज जो परिस्थिति है उसमें जो सत्तारूढ़ दल है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो केंद्र में, वो उसने जो एक बड़ा, इसको कोई कुछ भी कहे, मैं इसको मानता हूं कि बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग जो खड़ा किया है और जिसका प्रत्यक्ष लाभ डायरेक्ट उनको मिल रहा है, जैसे वो आवास के रूप में है, वो 5 किलो अनाज के रूप में है, इस तरह से जो उन्हें मिल रहा है वो उनको जो तोड़ रहा है। दूसरी तरफ जो लोग इन कोर जातियों के लम्बरदार थे वो शिथिल पड़ गए हैं और उनको जब जब अवसर मिला तो वो उस अपने कसौटी पर खड़े नहीं उतरे। इसलिए एक जो डिलेमा की स्थिति इस मतदाता वर्ग में शुरू हो गई है, उसी का लाभ उठाने के लिए ये कोशिश हो रही है। और कांग्रेस की कोशिश जो है वो ये है कि जो 14 और 19 और चाहे वो 22 में हो, उसे जो उसका एक आधार वोट बैंक था जो क्षेत्रीय दलों ने उससे हड़प लिया था उत्तर प्रदेश में, उसको वो कैसे पाए। इसलिए वो जगह जगह अपना ये संगठन इस तरह से खड़ा करने के लिए कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया। आप लोगों का समय नहीं है मेरे पास। रणविजय जी आपका, दिलीप अग्नोत्री जी आपका, शांतनु जी आपका और छेदी खोटे जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। ये एक प्रयोग चल रहे हैं और इन प्रयोगों में कितनी कामयाबी किस पार्टी को मिलेगी ये बाद में चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन मौजूदा वक्त में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जातियों को अलग अलग खांचे में बांटकर उससे सत्ता हासिल करना, उन जातियों को अपने खेमे में लाना, ये पुराना शगल रहा है पॉलिटिक्स का और पॉलिटिक्स ये करती रही है। कांग्रेस जिस स्तर में आजकल है, जिस परिस्थिति में आजकल है, उसके सामने ये बड़ी चुनौती है कि वो इन जातियों को एक बार फिर लामबंद करे अपने साथ, जो उसकी 70 के दशक में, 80 के दशक में स्थिति थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।